हेलो फ्रेंड, आज की हमारी क्लास है बायोलॉजी की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं लैमार्कवाद के बारे में। लैमार्क एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अध्ययन किया था जैव विकास में। तो तभी से ये लैमार्कवाद प्रचलित हो गया इस नाम से। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है लैमार्क, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लैमार्क। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसे थे। अब इसमें हम वन बाई वन हेडिंग जानेंगे क्या क्या इन्होंने बताया था। तो एक बार थ्योरी से समझ लीजिए। सन 1809 में जैव विकास में अपना संबंध प्रस्तुत किया था। इन्होंने अध्ययन किया था लैमार्क ने, तो इसलिए लैमार्कवाद कहने लगा था। इन्होंने जैव विकास में अपना अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांतों को फिलोसोफी जूलॉजिक नामक पत्रिका में प्रकाशित किया था। ये पत्रिका है, पत्रिका में सब कुछ ये सब बताया था इन्होंने। पहली हेडिंग है वातावरण का प्रभाव। जब जीव वातावरण में पाया जाता है तो वह अपने आप को स्वयं उसी वातावरण के अनुसार अंकुलित कर लेता है, कोशिश करता है उसी वातावरण में जीने के लिए, मतलब एक तरह का संघर्ष करता है कि वह उस वातावरण में बन ना जाए। तो वह अपने आप को उस वातावरण में अंकुलित करता है। तो ये कहलाता है वातावरण का प्रभाव। चलिए नेक्स्ट दूसरी हेडिंग है अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। वातावरण के प्रभाव से जीव कुछ अंगों का प्रयोग अधिक करते थे, जबकि कुछ अंगों का प्रयोग वह कम किया करते थे। तो जीव जिन अंगों का प्रयोग अधिक करते थे वह अधिक विकसित हो जाते थे, और जिन अंगों का प्रयोग वह कम किया करते थे तो वह धीरे धीरे लुप्त हो जाते थे, यानी गायब हो जाते थे। तो ये कहलाता था अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। नेक्स्ट हेडिंग है, अगली है अंगों की बढ़ने की प्रगति। तो सभी जीवों के शरीर व अंगों में बढ़ने की प्रगति होती है। जीव जिन अंगों का प्रयोग अधिक करते हैं वह वृद्धि कर जाते हैं, और जब कम करते हैं, जिन अंगों का प्रयोग कम करते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो ये अंगों की बढ़ने की प्रगति हो गई, मतलब कि अंगों का प्रयोग वही उसी प्रकार से होगा इसका भी, कि जीव जिन अंगों का प्रयोग करते थे वह वृद्धि कर जाते थे, और जिनका कम किया करते थे प्रयोग तो वह नष्ट हो जाते थे। तो ये अंगों की प्रगति हो गई। अगली हेडिंग है उपार्जित। देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो ये क्या होता है? अंगों के अधिक विकसित हो जाने से जीवों में जो नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं उसे ही हम बोलते हैं उपार्जित लक्षण, जो नए लक्षण हो जाते हैं, और यही लक्षण चलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, संतानों में पहुंच जाते हैं। तो ये वंशागति हो गई। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है, अगली हेडिंग है नई जाति की उत्पत्ति। इसमें क्या होता है कि जीवों में बनने वाले उपार्जित लक्षण होते हैं। अभी हमने जाना था उपार्जित लक्षणों के बारे में। तो वही उपार्जित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुँच जाते हैं, और फिर नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है उपार्जित लक्षणों द्वारा। तो यही कहलाता है नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ इसका। उदाहरण में क्या बताया था ये जो वैज्ञानिक है लैमार्कवाद जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया था। उन्होंने बताया था कि जो जिराफ होता है इसकी छोटी गर्दन होते थे और छोटे पैर हुआ करते थे, और ये घास चरा करते थे, नीचे ज़मीन पर घास चरा करते थे, और जब घास ख़त्म हो गई तो ये पेड़ की जो डगार है उसको खाने लगे। पेड़ की डगार इसलिए खाने लगे थे क्योंकि जो नीचे जो घास खाया करते थे वो ख़त्म हो गई थी। अब इन्हें जीना था, जीवन व्यतीत करना था, तो इन्होंने ज़मीन से पैर अपने उठा कर और गर्दन को उठा कर तो पेड़ों की डगारों को खाने लगे, कुछ इस प्रकार से। तो जिसके कारण इनके जो पैर हैं वो लंबे हो गए और गर्दन भी लंबी हो गई।
तो फिर यही जो जीव हैं जिराफ, लंबे पैर वाले और लंबी गर्दन वाले, इनके बीच जनन हुआ। जनन होने के पश्चात ऐसी जाति के उत्पन्न हो गए जिराफ। ऐसे ही सांपों का बताया था, सांपों में भी कुछ ऐसे ही हैं। बताया जाता था कि उनमें पैर हुआ करते थे, फिर उनमें ही ऐसे ही समाप्त हो गया पैर सांपों में। सांपों में उन्होंने कारण बताया था कि सांप के पैर हुआ करते थे छोटे छोटे, और जब सांप उधर झाड़ियों में घुसा करते थे तो उनके पैर अटकते थे वहाँ पर। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके डेवलप हुआ और फिर उनके जो पैर हट गए, मतलब आते ही नहीं है अब, सीधे सांप आते हैं और घूमते हैं, मतलब जो नई जाति की उत्पत्ति हो गई। अब उसके बाद मैं आपको इसकी आलोचना बताता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक हो चुका हमारा ख़त्म। तो देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आलोचना। इसकी आलोचना होती तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं आपको 3 उदाहरण बताने वाला हूँ जो कि आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। पहला है, पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता। तो ऐसा तो है नहीं कि जो पहलवान का बच्चा है वो बचपन ही से पहलवान सीख जाए, उसको सीखना पड़ेगा तब जाकर वो पहलवान बनेगा। बचपन से आदमी कुछ बनकर नहीं आता है, जब आ जाता है तब वो सारा कुछ सीखता है, चाहे फिर वो पढ़ाई हो या बोलना हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला कि पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता। विकलांग की संतान विकलांग नहीं होती। जो विकलांग आदमी है, ऐसा है नहीं कि उसकी संतान भी विकलांग होगी। अब देखिए, तीसरा है, भारतीय स्त्रियां नाक कान छिदवाती हैं। जब वो नाक कान छिदवाती हैं तो ऐसा मत समझना कि उनसे उत्पन्न संतान नाक कान छिदी वाली निकलेगी, ऐसा नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जो स्त्रियां होती हैं वो अपनी लड़कियों के कान छिदवाती हैं, जाती हैं मार्केट जाकर। तो ये तो आपने देखा होगा अपने घर पर। तो ये 3 आलोचना हो गई किसकी, लैमार्कवाद की। अब आगे की वीडियो आएगी डार्विनवाद की, जो कि आपको सबसे पहले चैनल को कर देना हो सब्सक्राइब, ताकि आपको डार्विनवाद की वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।